हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट ग्लोबल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। लोक सेवा आयोग से संबंधित श्रृंखला के इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी के बारे में चर्चा करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखें उसके विभिन्न पहलुओं को देखेंगे। जिसका प्रथम पहलू होगा हमारा उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दूसरा जो हमारा पहलू होगा उसके संवैधानिक प्रावधान, यानी कि लोक सेवा आयोग जो है यह कैसे शुरू हुआ, कब आया, इसके बारे में हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे। इसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1947 के बाद यूपीएससी के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर जो अगला होगा हमारा वो इसका पैटर्न यानी कि इसकी जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में देखेंगे। प्रक्रिया के बाद हम लोग इसकी योग्यता के बारे में जानेंगे कि इसकी योग्यता क्या होती है। जो भी लोक सेवा आयोग के तैयारी करने वाले छात्र हैं उन सभी के लिए यह लाभप्रद होगा। योग्यता के बाद हम उसके पाठ्यक्रम के बारे में देखेंगे। पाठ्यक्रम के बाद हम उसकी रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे कि इस एग्ज़ाम की रणनीति कैसी होनी चाहिए और जो कि हमें इस एग्ज़ाम में पूर्ण रूप से सफलता दिला सके। आते हैं हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो हमारा भारत गुलाम बनाया गया था, तो उस दौरान भी यह लोक सेवा आयोग की परीक्षा आयोजित की जाती थी। लेकिन फ़र्क तब के और आज के समय में बस इतना था कि उस समय जो यह परीक्षा आयोजित की जाती थी तो वह इंग्लैंड में हुआ करती थी और वर्तमान में यह तो हमारे देश में भारत में ही होती है। स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष के दौरान जो हमारे प्रबुद्ध भारतीय थे, उन्होंने यह निश्चय किया कि इंग्लैंड में होने वाली परीक्षा को भारत में भी आयोजित कराया जाए। जो भी उस वक्त हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, क्रांतिकारी थे, उन सभी के सहयोग से उन सभी ने एक साथ प्रयास किया, तब जाकर उन्हें सफलता मिली और लोक सेवा आयोग की परीक्षा इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी आयोजित की जाने लगी। प्रथम लोक सेवा आयोग की जो स्थापना हुई थी वो अक्टूबर 1926 को की गई थी। फिर जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया, तो आज़ादी के बाद जो हमारा संविधान बना, तो उसके संविधान के संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत 26 अक्टूबर 1950 को लोक सेवा आयोग की स्वतंत्र भारत में संवैधानिक रूप से स्थापना की गई और इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया गया और साथ में इसकी अपनी स्वायत्तता भी प्रदान की गई। यानी कि इस पे अन्य किसी का बाह्य हस्तक्षेप नहीं होगा। जो भी निर्णय होगा वह आयोग के द्वारा लिया जाएगा और आयोग का निर्णय ही मान्य होगा। आयोग के गठन के बाद संविधान में इसके लिए कुछ प्रावधान किए गए। तो उस प्रावधान को हम लोग देखते हैं कि संविधान में यूपीएससी के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो संविधान के परिप्रेक्ष्य में, तो यह एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसकी स्थापना जो है वह संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत की गई है। अगर हम इसके सदस्यों की बात और अध्यक्ष की बात करें तो सामान्यतः इसमें देखा जाता है कि अध्यक्ष और इसके सदस्य सहित इसमें कुल 9 से 11 सदस्य होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग जो है वह सिविल सेवकों के लिए भर्ती के लिए एक मुख्य संस्था के रूप में कार्य करती है, जो कि केंद्र और केंद्र प्रशासित जो प्रदेश हैं, जो उनकी प्रशासनिक परीक्षाएं होती है, उन सभी का जो आयोजन है वह
यूपीएससी ही कंडक्ट करता है। इसके पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसके पैटर्न में 3 स्तंभ होते हैं, यानी कि 3 चरण होते हैं। पहला चरण हमारा पीटी का होता है, दूसरा चरण मेंस एग्जाम का होता है और तीसरा इंटरव्यू का होता है। तीसरा इंटरव्यू का होता है, यानी ये बोला जाए तो व्यक्तित्व परीक्षण या साक्षात्कार, जिसके बारे में जो इसका सिलेबस होगा, जो इसकी मुख्य परीक्षा से संबंधित जितने भी मन में संशय होंगे, उन सभी संशयों को दूर करने के लिए एक अगली वीडियो आएगी, जिसमें हम लोग उससे संबंधित सभी विषयों को विस्तृत रूप से देखेंगे। अभी सिर्फ हम लोग यहाँ पे इसके पैटर्न को देख लेते हैं कि इसका पैटर्न और इसकी योग्यता क्या होती है। प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में कुल 2 पेपर होते हैं। यह दोनों पेपर एक ही दिन, यह 1 डे एग्जामिनेशन होता है, जो कि 2 शिफ्ट में बटा होता है। पहला पेपर होता है वह हमारा सामान्य अध्ययन का होता है। सामान्य अध्ययन में जो प्रश्नों की संख्या होती है वह 100 होती है, जिसमें केंद्र के द्वारा जो मार्क्स निर्धारित किया गया है वह 200, यानी एक क्वेश्चन पे 2 नंबर। और इसकी समयावधि जो हमें मिलती है वह 2 घंटे की मिलती है। प्रारंभिक परीक्षा का जो जीएस पेपर होता है यह बहुविकल्पीय आधार का होता है, यानी कि यह लिखित रूप से नहीं होता है मुख्य परीक्षा की भांति। यह केवल बहुविकल्पीय आधार पे होता है, जिसमें 4 विकल्प ABCD और ABC और D दिए जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का जो सेकेंड पेपर होता है जनरल स्टडीज़ 2 या CSET, तो CSET जो होता है इसमें कुल 80 क्वेश्चन होते हैं और 80 क्वेश्चन पे हमें केंद्र के द्वारा 200 नंबर निर्धारित किया गया है, जिसमें समयावधि की अगर हम बात करें तो इसमें हमें 2 घंटे मिलते हैं 80 क्वेश्चन के लिए। CSET परीक्षा जो है वह केवल क्वालिफाइंग होता है। कैंडिडेट को, जो भी कैंडिडेट सिविल सेवा UPSC के फॉर्म फिल किए होते हैं, उन्हें इसमें केवल 33% अंक लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। प्रारंभिक परीक्षा के बाद जो अगला चरण है वह मुख्य परीक्षा का होता है, जिसमें पहला पेपर जो होता है वह कंपलसरी होता है, जो कि भारतीय भाषा, जो भी जितने भी हमारे भारतीय भाषाएं हैं जो संविधान के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं, उन भाषाओं में से कोई एक भाषा लिया जाता है जो हम सेलेक्ट करते हैं। और उस परीक्षा की समयावधि 3 घंटे की होती है और जिसमें कुल मार्क्स हमें 300 मिलते हैं। यह पेपर जो होता है यह भी केवल क्वालिफाइंग होता है और यह लिखित परीक्षा होता है, यानी कि यह बहुविकल्पीय प्रकार के नहीं होते हैं। मुख्य परीक्षा जो होती है वो मुख्य रूप से बहुविकल्पीय ना होकर यह लिखित परीक्षा होती है। अगले पेपर की हम बात करें तो वह इंग्लिश पेपर होता है, इंग्लिश लैंग्वेज पेपर होता है। इसकी समयावधि भी 3 घंटे होती है, जिसमें हमें 300 नंबर मिलते हैं। यह भी, इसका अगर इसके नेचर की बात करें तो यह भी क्वालिफाइंग होता है, जो कि लिखित रूप से होता है। अगले पेपर को हम देखते हैं तो अगला पेपर जो हमारा है वह निबंध का होता है। निबंध के लिए भी हमें 3 घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें कुल हमें 250 मार्क्स केंद्र के द्वारा या इस UPSC के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। पहला पेपर जो हम लोगों ने देखा
जो भारत की संविधान में निर्धारित भाषाओं में से कोई एक भाषा और दूसरा पेपर इंग्लिश पेपर, तो वो दोनों का हमने नेचर देखा कि वो केवल पास करने के लिए है, यानी क्वालिफाइंग नेचर के हैं। मेरिट जो पेपर बनाते हैं वो हमारे निबंध से शुरू हो जाते हैं, यानी कि निबंध से लेकर ऑप्शनल पेपर तक जितने भी पेपर हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, यह हमारा मेरिट निर्धारित करते हैं। तो मेरिट के लिए पहला जो पेपर है वह निबंध का होता है, जिसमें हमने देखा कि 250 नंबर के होते हैं, जिसमें हमें 3 घंटे मिलते हैं। निबंध के बाद अगला जो पेपर है वो समान अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 1। इसमें हमें वही 3 घंटे मिलते हैं और 250 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगला पेपर समान अध्ययन पेपर संख्या 2, यह भी 3 घंटे का होता है और इसमें भी हमें 250 नंबर निर्धारित किए मिलते हैं। अगले पेपर को हम देखते हैं, तो अगला पेपर हमारा जीएस पेपर 3 यानी जीएस पेपर 3, जो कि 3 घंटे का होता है, जिसमें कुल 250 मार्क्स निर्धारित किए जाते हैं। पेपर 5 की हम बात करें, यानी कि जीएस पेपर 4, तो यह भी 3 घंटे का होता है और इसमें भी 250 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इन 4 समान अध्ययन के प्रश्न पत्रों के अलावा जो हमारा आगे का 2 प्रश्न पत्र है वह वैकल्पिक विषय का होता है। वैकल्पिक विषय को 2 भागों में बांट दिया गया है, यानी कि वैकल्पिक विषय 1 और वैकल्पिक विषय 2। तो पहला वैकल्पिक विषय का जो अंक निर्धारित किया गया है वह भी 250 है और द्वितीय वैकल्पिक विषय का जो खंड है उसमें भी 250 नंबर, और इसकी समयावधि, दोनों की समयावधि 3-3 घंटे की होती है। तो पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये मेरिट निर्धारित करते हैं। और इसके ऊपर जो हम लोगों ने लैंग्वेज पेपर देखा, पहला जो भारत के संविधान में निर्धारित है, दूसरा जो इंग्लिश कंपलसरी है, तो यह इसका जो नेचर होता है वो हमने देखा कि केवल क्वालिफाइंग मात्र का होता है, और उसके आगे के जितने भी विषय हैं, जितने भी प्रश्न पत्र हैं, वो सभी क्या करते हैं कि हमारा मेरिट निर्धारित करते हैं। और इन सभी का जो परीक्षा होता है वह लिखित रूप से होता है, प्रारंभिक परीक्षा की भांति बहुविकल्पीय आधार पे नहीं होता है। अब आते हैं इसकी योग्यता पे। तो यूपीएससी की योग्यता की अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता है कि जो भी छात्र इस परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं उन्हें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए। दूसरा जो पैमाना है उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम आयु की अगर हम बात करें तो 32 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। हालांकि आयोग के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए कुछ अलग से प्रावधान किए गए हैं। अगर इसके हम अटेम्प्ट की बात करें कि हम कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए 6 अटेम्प्ट दिया गया है, और जो पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 9 अटेम्प्ट निर्धारित किए गए हैं। बाकी अगर हम अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करें तो उनके अटेम्प्ट की संख्या निर्धारित नहीं की गई है, उनको स्पेशल कोटा प्रदान किया गया है आयोग की तरफ से। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो इसके सारे पेपर हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, इन चारों पेपर के जो आंतरिक सब विषय हैं वो क्या कौन कौन से हैं और उनकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए और उसकी रणनीति कैसी होनी चाहिए। इसके साथ ही हम ऑप्शनल पे भी चर्चा करेंगे कि ऑप्शनल हमारा किस आधार पे होना चाहिए,
कौन सा ऑप्शनल हमारे लिए ठीक होगा, जो कि हमें इस परीक्षा को पास करने में सहायता करेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।